बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू बी हेयर। और अब तो दहाई गुजर गई है साथ, है ना सर, ऐसे ही। और बिलीव मी और नॉट, आई ऑलवेज लर्न सम न्यू थिंग्स। जब मैं आप लोगों को पढ़ाना आता हूँ उस दौरान, और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ उन क्वेश्चन से बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। दिस टॉपिक इज़ टू वास्ट कि जब मुझे कहा इन्होंने, मैंने कहा ये कोई एक चीज़ पढ़ानी होगी, कहते नहीं सर, एस्थमा COPD दोनों के डिफरेंस बताने हैं। और चीज़ें बहुत बदल गई पढ़ाते पढ़ाते ही। हमें कोई विद इन अ मंथ न्यू गाइडलाइन 2024 गोल्ड की आ गई, जो सबसे अथेंटिक गाइडलाइन है। और इसके साथ जीना की गाइडलाइन जो कि हम 2023 में पढ़ते रहे हैं और पढ़ाते रहे, वो आते रहे। भाई आई मस्ट अप्रिशिएट, आई थिंक कि अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई मस्ट से कि 99% लोग ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। तो वी विल ट्राई टू समराइज इट, बिकॉज इस टॉपिक इतना वास्ट है कि अगर आप, मैं तो रुकता नहीं हूँ, आप लोगों ने खाना भी खाना है, मैं उसके बगैर 3-4 घंटे चला लेता होता हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू बी फुली इन्वॉल्व। और हम कोशिश करेंगे कि पहले डिफरेंसेस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन टिल डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट, बिकॉज this disease is evolving in front of us. When we were PG, the definition was a lot of different. When we were junior consultant, बिल्कुल different. जब हम प्रोफेसर बन रहे हैं तो बिल्कुल चीज़ें ऐसे लग रही हैं मुझे जैसे COPD और एस्थमा को डिमार्केशन करने के लिए अब शायद हमारे पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बची, और मे बी फ्यूचर में हम दोनों को इकट्ठा करके सिर्फ एम्फाइजीमा को सेपरेट कर दें। चलें सर, अब हम COPD की 2024 की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट मी आस्क यू पीपल, बाय द वे, इससे पहले आप लोगों को भी पता है COPD क्या है। व्हाट इज COPD? Chronic obstructive pulmonary पल्मोनरी डिजीज। एंड इसका बर्डन कितना है? इट्स अ थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और क्या डेफिनेशन इसकी हमने कुछ याद की हुई है, थोड़ी बहुत हमें पता हो। इट इवॉल्व, It is not procedural. It is not recurrent. It It's is a persistent. fixed respiratory disorder. okay, so you say this is a fixed respiratory disorder. Yes. It's a chronic Inflammatory fixed respiratory disorder. fixed persistent. There is no, you see, when there is swelling in the bronchi, they are not, you see, dilated and Not reversible. ठीक है. So when we were PG, the definition was this is a disease which has some pulmonary and extrapulmonary manifestation. Then the disease definition evolved and say that this is a disease with some a comorbid condition with this. This definition I personally like it because ये clinical oriented है. It says कि chronic obstructive pulmonary disease which is a heterogeneous lung condition and characterized by some chronic respiratory symptoms like shortness of breath, cough, sputum production, exacerbation due to abnormality of the airway, जो क्या करती है? bronchitis, हमने ये पढ़ा, and bronchiolitis, relatively new terminology, and slash और alveoli, जो क्या करता है? एम्फाइजीमा काज करता है। एंड इन सब का जब हम कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो जो कंसेंसस है कि इन्होंने करना क्या है, इट विल काज अ परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं सारे इसमें। अच्छा, सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एस्थमा। हीट्रोजेनेसिटी दोनों में कंबाइन हो गई है, नो डिफरेंस। क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन इन आवर जर्नी ऑफ PG टू प्रोफेसर, ये चेंज हुआ, ये एक्यूट रिवर्सिबल से क्रॉनिक में कन्वर्ट हुआ, हमने देखा। बट ये 4 सिम्टम जिसमें वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफ, इट रिमेन्स देयर ऑलमोस्ट सिंस एस्थमा वाज देयर। सो इसमें हमने कहा कि वीज, shortness of breath, cough and chest tightness, this is mandatory to be there with something जो कि variable होगी, तो फिर हम कहेंगे कि the patient is having asthma. So क्या कहेंगे, ये सारी 4 symptoms जो हमने बताई हैं, they should vary over time, agreed, in sense of intensity, mean कभी ज़्यादा कभी कम हो जाए। सर मुझे खांसी हो रही है, रात को ज़्यादा है, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा है। सर सांस फूल रहा है, रात को ज़्यादा, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा है। और हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकें? विद द वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसका मतलब है हम स्पायरोमेट्री से इसकी वेरिएबिलिटी को डिटेक्ट कर सकें। सो दोनों में
जो डिफरेंस मैं देखता हूँ तो इट इज़ अ परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव, इसमें वेरिएबिलिटी आ गई। कंसेंसस हो गया? चलो जी, गुड। सो एस्थमा को हम अगर और क्लासीफाई करना चाहें तो वी शुड हैव वन और मोर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम जो हमने पहले बताए क्या थे? कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीज, चेस्ट टाइटनेस। अब उसकी वेरिएबिलिटी कैसे हो रही है? ओवर सीओपीडी में भी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगी ना? हाँ, आगे देखते हैं सर, अभी आगे इसका मैंने लिखा है। सो ये वेरिएबल है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इन सेंस ऑफ इंटेंसिटी। ये चारों सिम्टम की बात हम कर रहे हैं, और मोस्टली दिस सिम्टम वर्सन एट नाइट, ओके, और वेकनिंग। फिर इनके ट्रिगर मिल जाएंगे हमें: एक्सरसाइज, लाफ्टर, allergen, cold air. Symptom often appear or worsen with viral illness. Another issue for us nowadays, viral diseases. Okay. So हम अगर इसको डायग्नोसिस की तरफ जाएं अस्थमा की, हमने उसकी एयर फ्लो लिमिटेशन को देखना है। उसके लिए हमें उसकी स्पायरोमेट्री करनी है। FEV1 FVC शुड बी लेस देन 70। उसके बाद हमने उसकी वेरिएबिलिटी देखनी है। ऐसे ही हो गया कि हमने उसको ब्रोंकोडायलेटर दिया, उसके बाद उसमें 12% और 200 ml एब्सोल्यूट इंक्रीज हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। ठीक सर, दिस इज योर क्वेश्चन। सो यू आर आस्किंग COPD में क्या होगा? COPD में डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवर टाइम, वर्सन विद एक्सरसाइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज परसिस्टेंट। इसको हमने नहीं भूलना, ठीक हो गया। बट इसके साथ COPD में अगर एक चीज़ का मैं समझता हूँ एडिशन मस्ट है, और वो क्या है? एनी रिस्क फैक्टर। ठीक हो गया? लाइक बिल्कुल ठीक है, और ऑक्यूपेशन नहीं हो सकती। गुड। और लाहौर में रहना हो गया। Am I right or wrong? लाहौर लिख दिया मैंने। आगे देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। इसमें कफ होती है, कफ में भी इंटरमीडिएट रिकरेंट लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं विद द रिस्क फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, टबैको, कुकिंग। देखें, एक चीज़ याद रखें, जो हम होम कुकिंग कर रहे हैं, हम अपने रूरल एरिया को ना भूलें। वहाँ पे हमारी फीमेल्स दे आर बीइंग एक्सपोज्ड, ठीक है। सो ये भी हमारे पास COPD के साथ प्रेजेंट करती है। हम सिगरेट हुक्का पूछते रहते हैं, ये नहीं पूछते कि जी आप जो चूल्हा यूज़ कर रहे हैं उसका क्या है। हाँ सब, हाँ एनिमल डंग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, वेपर, गैसलीन। फिर जेनेटिक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर हम जब पढ़ रहे थे तब हमने COPD को कभी जेनेटिक नहीं पढ़ा। पिछले एक डिकेड में हंड्रेड्स ऑफ जीन्स आर आइडेंटिफाइड नाउ कि ये जीन में रन करती है। फिर एक तो क्लासिकल आपको जीन डिसऑर्डर का पता है जो COPD काज करता है। कौन सा जीन होता है? जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बाईबेसल बुल्ला हो जाते हैं, यंग होते हैं, रिलेटिवली स्मोकर होते हैं। हाँ, एंटी, यस, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, वेल डन। सो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिवर्सिबल। सो COPD में हमें सिर्फ चेंज क्या मिला कि हमें परसिस्टेंसी हमारे लिए मैंडेटरी है। नहीं, आई थिंक ये सॉल्व कर लेगा। परसिस्टेंस है उसका होना, और उसके बाद रिस्क फैक्टर का होना हमारे लिए कुछ सी हद तक मैंडेटरी हो गया। इसको मैं स्किप करूंगा। ये सर मैं आपसे बात कर रहा था एक, है ना सर? एक क्वेश्चन है, रिस्क फैक्टर्स आपने बताया ना, तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर्स जिस तरह वो है, वो इसमें आ सकते हैं रिस्क फैक्टर? बिल्कुल आएगा। एक्सपोजर होते हैं तो इसमें भी होंगे। सॉरी, किसके? हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर्स जो होते हैं, लाइक, birds वगैरह। हाँ नहीं, बर्ड के एक्सपोजर की हिस्ट्री टू समथिंग डिफरेंट। देखिए, टू टाइप्स ऑफ एलर्जेंस आर देयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलर्जन, ठीक है, ये याद रखिए। उनके मुताबिक डिजीज़ होती है। ये जो ऑर्गेनिक एलर्जन है, ये हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, एक्सटेंसिव एलर्जिक एलुलाइटिस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा काज करते हैं। देन इसके ये जो वर्ड में जो अब आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ न्यू एंट्री इन द COPD, दिस इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। इसको अब रिसेंटली इसको कह दिया है इटियोलॉजी। वो कहता है कि हम COPD को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में वो क्या कहते हैं? COPD G, जिसको हमने अभी बात की, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एग्रीड, बट अदर जीन्स आर आल्सो देयर। COPD ड्यू टू डेवलपमेंटल इशू लाइक प्रीमेच्योर बेबी, लो बर्थ वेट, अर्ली लाइफ इवेंट्स,
रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं COPD D। आगे हम लाहौर आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, एनवायरमेंटल COPD। हम पढ़ रहे थे, देखें जब हम पढ़ रहे थे तो स्मोकिंग एंड स्मोकिंग की बात हो रही है, 98% स्मोकिंग का। हाँ ना सर, ऐसे ही ना। तो देखिए एवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज इन फ्रंट ऑफ अस। अब वो कहते हैं वन ऑफ कंपोनेंट में बी बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, ठीक है सर। 98 से ड्रॉप करके अब वो 50% पे आ गए। और इसको कहते हैं COPD एक्सपोजर टू टोबैको इन यूट्रो, पैसिव स्मोकिंग, प्रेग्नेंट फीमेल, वेपिंग, बच्चों को बड़े शौक से हम करवा रहे हैं जी, करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी विद इन नो टाइम, लिटरेचर इज देयर, फुल ऑफ लिटरेचर, विद इन 5 ईयर ऑफ वेपिंग इन पाकिस्तान आपको लिटरेचर मिल रहा है। वेपिंग जो हम यूज़ कर रहे थे, ई सिगरेट सर आई हुई आजकल, यहाँ पे हर जगह पे आपको स्टोर मिल रहे हैं। शीशा भी इसी में ही आता है। शीशा तो एक स्मोक है ना, 1 आवर शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट, तो कैलकुलेट कर लें इसके साथ। कैनबिस एनीथिंग एल्स, दिस इज which I was talking on a lighter note. Biomass and pollution exposure से भी COPD होती है, इसको कहते हैं COPD-P। Household pollution, ambient air pollution, लाहौर mostly at the top. Right now more than 200 A quality index है आपका। So आप देखें इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स का नहीं है जिसको हम ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं। इसमें एक चीज़ मौजूद है PM2.5। व्हाट इज़ PM2.5? ये वो पार्टिकुलर मैटर हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है। अगर अभी भी आप अपना नेट ओपन करें तो इसके आगे लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 40, इसका मतलब है वो 40 टाइम्स हाई हैं। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? दीज आर द पार्टिकल विच पेनिट्रेट डीप इनसाइड योर लंग, डैमेज योर एल्वेलाई एंड रिकरेंट डैमेज, रिकरेंट रिपेयर, डैमेज रिपेयर, एंड में डिजीज़ क्या बनेगी? COPD। So this is very important. COPD secondary to infection. Pakistan is on 5th number because of tuberculosis. So again another risk factor. So अगर मैं अपना risk factor सराउंडिंग में देखूं तो tuberculosis, सिगरेट पीऊँ ना पीऊँ, लिविंग इन लाहौर, एंड प्रीमेच्योर अगर बेबी हैं तो कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं टू डेवलप COPD। फिर एक एंटिटी है जिसको COPD और एस्थमा, इसने हमारे सामने बर्थ ली। 2015 में देयर वाज अ गाइडलाइन जिसमें कहा गया ECOS, एस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। फिर जब इसको फर्दर स्टडी किया गया उन्होंने कहा नो दिस इज़ नॉट अ सिंड्रोम, इसको एस्थमा COPD ओवरलैप कहते हैं। फिर जब उसको दोबारा इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नो दिस इज़ अ सेपरेट एंटिटी, इसको हम COPD एस्थमा कॉम्बिनेशन में COPD-A कहते हैं। आप लोगों के लिए एक रीसेंट गाइडलाइन का वर्ड ये है, अगर ये दोनों चीज़ें सर परसिस्ट करती हैं तो आप इसको ट्रीट करेंगे ज़्यादा, एस्थमा शुड बी ट्रीटेड, ठीक है। और फिर ऐसी भी COPD है जिसकी कोई इटियोलॉजी हमें नहीं पता। तो दिस इज़ अ न्यू टॉक्सिनोमी जो 2023 में लॉन्च हुई, जिसको अब भी इंडोर्स किया गया, ठीक हो गया। ILD इसमें आ जाएगी? हाँ जी सर, ILD भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको अननोन लिखेंगे, जो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी हमने इसको क्लासीफाई नहीं किया। तो COPD और हमने एस्थमा में डिफरेंस क्या देखा कि परसिस्टेंस इज़ देयर। फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर बहुत डिफरेंट है, इसमें इन्वायरमेंटल, लो बर्थ बेबी, इसमें इसके अलावा आपका ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का रोल हो गया। तो स्पायरोमेट्री का क्या रोल है COPD में? मेजर करने उसकी फ्लो, एक्सपायरेटरी फ्लो जो है उसमें इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी एयर फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होती है। अगर मैं लिख दूं आल्सो इन एस्थमा, तो यू पीपल एग्री विद मी और नॉट? एस्थमा तो वेरी वेरिएबल होगा ना उसमें, लेकिन COPD में तो फिक्स होगा ना उसमें, तो बिकॉज उसमें उतनी वेरिएबल नहीं होती। लेकिन सर जब हम आज से 2 साल पहले बात करते थे तो हम कहते थे कि 80% ऑफ एस्थमा इज़ डायग्नोज्ड ऑन द हिस्ट्री, ऐसे हमें पढ़ाया जाता रहा। अच्छा, गाइडलाइन ने 2023 में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, वो कहते हैं दिस इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर एवरी एस्थमेटिक पेशेंट। आई स्लाइटली डिसएग्री विद द गाइडलाइन। वाई सो? बिकॉज आई थिंक कि ये जो एडिशन किया गया इसकी वजह शायद इंश्योरेंस है, ओवर डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कहाँ अवेलेबल है स्पायरोमेट्री? सर आई रिसेंटली ज्वाइंड अ प्राइवेट सेटअप एज अ प्रोफेसर। स्पायरोमेट्री अवेलेबल, बट टेक्नीशियन डोंट नो हाउ टू डू स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री की अवेलेबिलिटी इज़ अनदर इशू। इफ़ इट इज़ अवेलेबल, टेक्नीशियन कितना कॉम्पिटेंट है कि वो स्पायरोमेट्री को परसिस्टेंटली ठीक कर रहा है, 1-2 ठीक करने, हाँ जी नहीं, आप उसको ट्रेन कर दिया है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने स्लाइटली एफर्ट को स्लो किया,
वो लंबी देर तक सांस को बाहर निकालता रहा, इंटरप्रिटेशन आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव एवी डिजीज़ बन गई। आपने जल्दी सांस को वापस खींच लिया, वो रिस्ट्रिक्टिव बन गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या हम एस्थमा में इसको इंडोर्स करें, बट गाइडलाइन सेज कि इन एवरी एस्थमेटिक पेशेंट आपको एक दफ़ा स्पायरोमेट्री ज़रूर करवानी चाहिए। फ्लोमीटर जो है वो तो हम हर जगह पे क्लिनिक पे रख सकते हैं और इजीली हम फ्लोमीटर से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये अस्थमा है या हाँ सर, इतना सा होके इतना हो गया, अभी तक नहीं आ सका। तो वो स्पायरोमेट्री हाँ। जो है गाइडलाइंस उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली कर, ये याद रख लीजिएगा। देखिए आपने बात बिल्कुल ठीक की, पीक फ्लो मुझे पसंद था जब मैंने वैसे पीछी, अप टिल नाउ अनफॉर्चुनेटली मैं अपने पेशेंट को भी इस पर कन्विंस नहीं कर पाया कि पीक फ्लो आपने लेना है। पीक फ्लो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए पीक फ्लो हर पर्सन का इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, उसकी पीक फ्लो डायरी होनी चाहिए, उस पर उसका पर्सनल बेस्ट पीक फ्लो लिखा होना चाहिए। वो उस पीक फ्लो के पर्सनल बेस्ट से अगर उसका 75% कम होता है, उसको पता लग जाना चाहिए कि एस्थमा एक्शन प्लान में मुझे ये ड्रग लेनी है। अनफॉर्चुनेटली दिस कल्चर इज़ नॉट देयर। डायबिटिक पेशेंट को हम कन्विंस कर चुके हैं कि यू शुड यूज़ दिस ग्लूकोमीटर, बट पीक फ्लो रिलेटिवली चीपर हम अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसमें इंडिकेट्स मैंने आप लोगों के साथ हो गए और पार्ट 2 के में वैसे 12 साल हो चुके हैं, अब तक मैंने ये अभी तक अपनी पॉपुलेशन में इंटेक नहीं किया। तो स्पायरोमेट्री दोनों के लिए ज़रूरी हो गई है। डिफरेंस क्या करेगी स्पायरोमेट्री हमें? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दोनों में नज़र आएगा। डिफरेंस क्या होगा? जब भी हम चेक करेंगे वो जो स्पायरोमेट्री वही उसकी रीडिंग आएगी, लेकिन जो एस्थमा है बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ यू सी नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। एक्सीलेंट। सो वेरिएबिलिटी, अब उसके लिए हम इतना वेट तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम उसमें उस वक्त कुछ दें और फिर रिवर्स करें। So that is the difference. If you find any patient with reversible airway disease, with obstructive airway disease, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका कि आप ब्रोंकोडायलेटर दें, उसकी रिवर्सिबिलिटी देखें। अगर रिवर्सिबल फुल हो गया है 12% से ज़्यादा 200 ml एब्सोल्यूट इंक्रीज हो चुका है, तो लेबल दिस पेशेंट एज हैविंग एस्थमा। अगर आपके पास पीक फ्लो है, वेरी गुड, पीक फ्लो मीटर आप करवाएं सुबह और शाम, दोनों की वेरिएबिलिटी अगर एक दिन में 10% से ज़्यादा है, दैट कन्फर्म एस्थमा। सो ये आप पे डिपेंड करता है, बट गाइडलाइन सेज कि स्पायरोमेट्री इज़ मैंडेटरी बिकॉज ये हमारे थेरेप्यूटिक डिसीजन में हमारी हेल्प करेगी, ये इम्प्रूवमेंट कितनी है उसमें हमारी हेल्प करेगी, और अल्टरनेट डायग्नोसिस में हमें बता देगी पेशेंट। इसको मैं स्किप करता हूँ सर। स्पायरोमेट्री पे ये हमें स्लाइड्स दोनों की सेम मिलती हैं। जब हम COPD की बात करते हैं तो हम स्पायरोमेट्री पे उसको फर्दर डिसाइड कर देते हैं कि क्या ये माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या ये मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन है। FEV1 अगर 80 से कम है या इक्वल टू 80 है तो माइल्ड है। रिमेंबर उसका पहला प्री रेक्विजिट क्या है कि FEV1 ओवर FVC शुड बी लेस देन 70। क्लियर हो गया? उसके बाद सीवियर का मतलब है 30 to 50, और लेस देन 30 है तो ये वेरी सीवियर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिकली COPD की बात कर रहा हूँ। हमने स्पायरोमेट्री को से COPD को कंफर्म कर दिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया, उसका रिस्क फैक्टर देखा है कि उसमें क्या मौजूद है, एंड उसके बाद हम उस पेशेंट को क्लासीफाई करेंगे। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे समझाऊँ। मैं पहले देख लूँ आगे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा, जब COPD का पेशेंट है तो उसकी एक कंप्लेन हमने लिखी है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एग्रीड है? अच्छा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कैसे मैं डॉक्यूमेंट करूँगा कि कितनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है? सांस पूरा नहीं लिया जाता डॉक्टर साहब। क्योंकि चलने से होती है। कोई स्कोरिंग सिस्टम है मेरे पास? बैठे-बैठे होती है, चलने से होती है। इसको कहते हैं मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च डिस्निया स्केल, MMRC। 0 मीन कि जब मैं कोई बुज़ुर्ग की बात होती है, मैं बच्चे को उठा के चलता हूँ तो मेरा सांस फूलता है। 1 का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ, मेरा सांस फूलता है। 2 का मतलब है कि मैं स्लोअर देन माई कंटेम्परीज में चल रहा हूँ। 3 का मतलब है कि मैं स्ट्रेस चलता हूँ तो मेरा सांस फूलता है। और फिर एंड पे ये है कि अनएबल टू चेंज माई क्लोथ। सो हम एक टेबल बनाते हैं सर, ये COPD की बात हो रही है। इस टेबल के राइट साइड पे, ये राइट साइड है, ये राइट साइड पे हम क्लासीफाई करते हैं उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्निया। अगर वो 0 to 1 है तो वो लेफ़्ट साइड पे आ गया है, अगर वो ज़्यादा है 1 से तो वो इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं MMRC। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हम इसके Y एक्सिस पे देखते हैं कि एक्सेसरबेशन कितनी हो रही है। इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 में। अगर उसको 0 और 1 एक्सेसरबेशन हो रही है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, नो हॉस्पिटलाइजेशन,
ठीक है, तो वो नीचे आएगा। अगर उसको 1 से ज़्यादा हो रही हैं और हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है तो वो ऊपर आएगा, या 2 से ज़्यादा होगी तो वो ऊपर आएगा। अब इसको हम क्लासीफाई कर देंगे इनटू फर्दर 2। दिस इज कॉल्ड एज A and B. Now tell me, if I'm talking about a person A, so A person जो है वो B से less symptomatic है, agreed? Yes. And less exacerbator है, exacerbation नहीं हो रही। अगर किसी को COPD की पिछली क्लासिफिकेशन याद थी तो उन्होंने इसको E की बजाय D किया हुआ था, C और D किया था, याद है किसी को? उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया था इनटू C और D। जब उन्होंने इसको C और D डिवाइड किया, हमने पढ़ाया बड़ा शौक से कि जी हमने जो उन्होंने हमें कहना है हमने तो सर पढ़ाना है, हमने बाद में सोचना, उन्होंने पहले सोच लेना। उन्होंने देखा कि जब हमने C और D क्लासीफाई कर दिया तो जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमने इन मरीज़ों में की विद अ लिटिल डिफरेंस, ये दोनों मरीज़ ना ये वाला बेहतर हो पाया ना ये बेहतर हो पाया, बल्कि ये दोनों मरीज़ बार बार एक्सेसरबेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम डिसीजन मेकिंग कुछ सी चीज़ की गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इसको हम लेबल कर देते हैं E। बोथ पेशेंट्स जो C और D वाले थे पहले, दे आर प्रोन टू डेवलप एक्सेसरबेशन, तो उसको हम E लेबल कर देंगे। तो अब इसको A, B एंड E है। E का मतलब क्या है कि ये दिस पेशेंट इज़ प्रोन टू डेवलप एक्सेसरबेशन। गुड। अब एस्थमा की अगर हम बात करें, COPD की हमने क्लासिफिकेशन कर दी है, एस्थमा की हम बात करें तो एस्थमा की मैनेजमेंट में ये एस्थमा साइकिल काफ़ी पुराना आ चुका था। इसमें हम क्या करते थे, जब भी पेशेंट हमारे पास आता था हम उसको असेस करते थे, पहले एडजस्ट करते थे ट्रीटमेंट को, और उसके बाद हम उसको रिव्यू करते थे। असेस क्या करते थे हम पेशेंट को कि पेशेंट डायग्नोसिस इज़ राइट। जब भी पेशेंट आपके पास आएगा हम देखते थे कि उसके सिम्टम कंट्रोल ठीक हैं, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं, लाइक अगर ये पेशेंट एस्थमेटिक है, उसने स्मोकिंग तो नहीं स्टार्ट कर दी, उसका ऑक्यूपेशन तो ऐसा कोई नहीं है, उसको गर्ड तो नहीं है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तीसरी में लिखी है, इसको मैं दूसरी में लिखूंगा कि वो इनहेलर टेक्निक ऑप्टिमल ले रहा है कि नहीं ले रहा। डिस्पाइट सो मच एफर्ट, आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप तो हमारा माशाल्लाह GP जब देखता है मरीज़ तो मज़ा आ जाता है मुझे कि दिस इज़ फुल पैकेज। उसमें मुझे बहुत कम कुछ चीज़ों को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। सो इनहेलर अब आपने लोगों को पढ़ा दिया है, हमारे लोग इसके बारे में कन्विंस हो चुके हैं, हमसे डिबेट कम करते हैं। आज से 12 साल पहले चल जाएँ, 15 साल पहले चल जाएँ, डॉक्टर साहब इनहेलर तो नहीं लेना, लग गया तो लग गया, बिल्कुल एथेनियस ले सकते हैं, लेकिन अब उनकी ये एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। तो अब एक इशू हमारा रह गया, क्या वो टेक्निक ठीक कर रहे हैं? टेक्निक ठीक हो जाती है तो फिर क्या वो क्लीनिंग ठीक कर रहे हैं, उससे कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही? तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर पेशेंट प्रेफरेंस ज़रूर देखनी है। एक एथलीट पेशेंट आपके पास आ गया है और वो उसने एक्सरसाइज छोड़ दी, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करता था उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी। तो दिस इज़ नॉट आवर गोल, वी वांट दैट पेशेंट कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखे, ठीक है। और अब ये पेशेंट आपके पास आया, आपने फिर उसको क्या किया, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद उसकी मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, और नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी आपने अवॉइड की कि स्मोक में निकलना है तो मास्क पहनना है, मास्क के अलावा सिर्फ आपने ग्लासेस भी पहनने हैं, मास्क नहीं सिंपल रूट, ग्लासेस आई से भी एब्जॉर्प्शन हो रही है कुछ चीज़ों की, ठीक है। फिर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे, ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन एस्थमा, अंडर एस्टिमेटेड रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी एस्थमा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ओबीज होगा उतना एस्थमा डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पेशेंट को रिस्पॉन्स देखना है कि उस पेशेंट की सिम्टम कितनी बेहतर हो चुकी हैं, उसकी एक्सेसिबेशन पर ईयर या 3 मंथ्स में कितनी हो रही है, क्या कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इनहेलर। कोई भी थ्रश बन सकता है ना, और स्टेरॉइड हो तो थ्रश बन सकता है, और बाकी और तो अगर ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, अगर किसी को टैकीकार्डिया, अगर किसी को हार्ट डिजीज है, उसको स्टंट डला हुआ है या बाईपास हुआ है और टैकीरिथमिया का केस है उसको, तो ऑब्वियसली अगर उसको हम बीटा एगोनिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, वी शुड बी वेरी केयरफुल। और आपने उसको बताना है, अगर आप उसको साइड इफेक्ट पहले बता देंगे ना तो यूजुअली वो टॉलरेबल ज़्यादा हो जाता है, बजाय ये कि जब उसको खुद पता लगता है कि मेरे साथ ये क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है। फिर पेशेंट के लंग फंक्शन टेस्ट को आपको ज़रूर कराना चाहिए। तो ये एक साइकिल बेस्ड असेसमेंट थी। अब हम पेशेंट को असेस कैसे करते हैं, ले लें सर तस्वीर, मैं हर तरफ देख रहा होता हूँ। अच्छा सर, अच्छा उसके बाद
अब मैंने पेशेंट को जब बुलाया, उसको ट्रीटमेंट मैंने दे दी, तो मेरे पास ये जो दोनों डिजीज़ है ना सर, बिलीव मी, एस्थमा और सीओपीडी, ये अब आपके हाथ में आ गई, हमारे हाथ में अब अगले काम शुरू हो गए। अब आगे देखिएगा कि आपने चले स्पायरोमेट्री करानी है, वो अभी हम डिबेट करते रहेंगे। आपने एस्थमा डायग्नोज कर लिया है, पेशेंट को मैनेज कर लिया, तो आपने उस पेशेंट को 4 सवाल पूछ के लेबल कर देने कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कंट्रोल एस्थमा है, पार्टली या अनकंट्रोल एस्थमा। तो व्हाट आर दीज 4 क्वेश्चंस? कफ वगैरह पूछेंगे रात को भी उसको, या उसको देखेंगे फिजिकल एक्सरसाइज करने से सांस तो नहीं फूलता या खांसी तो नहीं आती उसको, या इस तरह रात के मतलब पूछेंगे। तो हमने 4 सिम्टम तो बता दिए हैं, है ना? कफ, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस। तो क्यों ना हम देखें क्या वो पेशेंट एबल टू स्लीप ऑप्टिमली? हाँ बिल्कुल, क्या ख्याल है? सो ये 4 चीज़ें हैं कि आपके पेशेंट को मोर देन 2 टाइम्स अ वीक डे टाइम सिम्टम तो नहीं हो रही, नाइट टाइम ओनली वंस वो अवेक तो नहीं हुआ, रिलीवर साल्ब्यूटामोल को यूज़ वो कितना कर रहा है, मोर देन ट्वाइस अ वीक कर रहा है, क्या वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट तो नहीं कर रहा? ये 4 क्वेश्चन है, कोई टेस्टिंग नहीं है सर। सो अगर आप ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं और आपका आंसर आता है नन ऑफ द दीज, तो पेशेंट को लेबल कर देंगे वेल कंट्रोल एस्थमा। और अगर 1 to 2 आएगा तो पार्टली कंट्रोल एस्थमा है, और अगर 3 to 4 है तो अनकंट्रोल एस्थमा है। ठीक हो गया? क्लियर, गुड। मेरा मैनेजमेंट का एस्थमा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो गोल है उसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आती है, कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आती है। गोल मेरा है एस्थमा की मैनेजमेंट में कि आई वांट पेशेंट टू हैव गुड कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, एग्री, along with less exacerbation, and in my point of view clinically this is more important. Why? जितनी सारी exacerbation होंगी पेशेंट को उतनी इन्फ्लेमेशन होगी। सीओपीडी डेवलपमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम है वो बार बार इन्फ्लेमेशन, बार बार रिपेयर, बार बार इन्फ्लेमेशन टिल अ टाइम कम कि रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है और एयरवे फिक्स हो जाते हैं। सो दीज आर द पेशेंट। अगर आपको डेविसन का एक टेबल याद होगा, उसने 3 सर्कल बनाए थे, शायद किसी को याद हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, और नीचे उसने ऐड कर दिया था एस्थमा। तो वो क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट जिनमें रिपीटेड एक्सेसरबेशन होती हैं, दे आर प्रोन टू डेवलप सीओपीडी। ठीक है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल बात करें तो उसको 2 ग्रुप में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एस्थमा मैनेजमेंट। वन इज़ एंटी इन्फ्लेमेशन एंड सेकेंड इज़ ब्रोंको। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका पेशेंट किससे जल्दी बेहतर हो जाता है? कम करने से नहीं है भी, रेस्क्यू से सर, है ना? बिल्कुल। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है पेशेंट का कि हम उसको इसके लिए क्या देते थे? साल्ब्यूटामोल। रफली कॉस्ट स्टार्टिंग आप लोगों को पता है कितने की था वो? 70 का, है ना? 70-75। हाँ जी सर, इतना ही था ना? अच्छा, तो जो ICS है उसका कॉस्ट क्या थी रफली? उसको जब ये बेहतर कर रहा है, उसको किसने कहा है कि ये इन्फ्लेमेशन वाला यूज़ कर? 50 years हमें लगे ये समझने में कि वेंटोलिन इन्हेलर का बेनिफिशियल इफेक्ट कम और उसका एडवर्स इफेक्ट जो ज़्यादा। तो आज से 3 साल पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट कर दी गई एस्थमा में, वो क्या कर दी गई? और आप देखें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद पहली ट्रीटमेंट जो हमने आप उसको देनी है वो क्या है? इन्हेलर। एक्सीलेंट। इन्फ्लेमेटरी एंड इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। वेरी गुड। सो इसकी जो ड्रग्स हैं उसको अगर हम कंट्रोलर मेडिकेशन की बात करें तो ये वो मेडिसिन है जो कि हमने रेगुलर यूज़ करनी होती है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन सो दैट वी आवर सिम्टम शुड बी कंट्रोल एंड द रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशन शुड बी रिड्यूस। रिलीवर एज पर रिक्वायर्ड होता है। कंट्रोलर मेडिकेशन में ये हैं आपकी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गए, कोई भी लॉन्ग एक्टिंग, चाहे वो एंटीकोलिनर्जिक है चाहे बीटा 2 एगोनिस्ट है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कंट्रोलर में है। लिकोट्राइन मॉडिफायर एंड दीज आर द बायोलॉजिक्स। थोड़ा टाइम मिला, आप लोग ज़रा कॉन्फ्रेंस से फ्री हों तो मैं इस पे आई वुड लव टू टीच यू वन एंड न्यू थिंग्स सर। सर ये इंटरल्यूकिन 5 एंटागोनिस्ट है, ये मैं इस पे हम करेंगे, बाद में टॉक करेंगे सर। एक न्यू एंटिटी है जिसको मैं समझता हूँ कि हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया, इओसिनोफिलिक एस्थमा। ये कॉस्टली बहुत होता है। बहुत सही बात की सर। जो हमारे फैक्टर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखें अब हमने अगले स्टेप पे जाना है। मैं समझता हूँ कि हमें फार्मास्यूटिकल ड्रग जो कंपनीज हैं उनको पुश करना है।
इसको आपको पता है सर, मैंने अभी रिसेंट पास्ट में एक लेक्चर दिया और उस वक्त मैंने इसको पढ़ा, यूसोफिलिक एस्थमा फिनोटाइप क्या है, तो आई वाज वेरी सरप्राइज उससे पहले कि शायद ये बहुत ही कोई एडवांस साइंटिफिक किस्म की चीज़ें हैं, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। 4 टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, उसके बाद आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला करेंगे तो अगले स्टेप पे जाएंगे। हमने तो इसको कभी छेड़ा ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आगे गाइडलाइन में आता था, वहाँ पे हम खामोश हो जाते थे। इस पे आई विल गिव अ टॉक एनी अदर टाइम। और इसके बाद है कंट्रोल मेडिसिन में हमने बताया ट्यूट्रोपियम है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, ओमेलिजिमैब, इसको हमने दिया ड्रग को, कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे नहीं पा रहे। प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकार्टिसोन, एवरीबॉडी एग्री कि दीज आर द कंट्रोल मेडिकेशन। सामा ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये रिलीवर मेडिकेशन। अब आप 12 ईयर अगर कोई बंदा हमारे पास आएगा एस्थमेटिक, तो मेरी प्रेफर्ड चॉइस क्या होगी? अभी हम उस पर कंसेंसस कर चुके हैं। एक्सीलेंट। सो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैं उसको दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप गाइडलाइन जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसने एक नीचे एक और पाथवे बना दिया यहाँ पे, जिसको मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता। वो पाथवे क्या कहता है? वो कहता है कि पेशेंट जो आपका बड़ा अच्छा कंप्लाइंस पेशेंट है, उसको आप अलाउ कर दें यहाँ पे कि आप उसको वेंटलिन दे दें, लेकिन उसको ये बताएं कि वेन एवर यू हैव टू टेक साल्ब्यूटामोल, तो साल्ब्यूटामोल के साथ आपने ICS लेना है। तो फिर उस कैस्केड का मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो वाई नॉट टू रिमेन स्ट्रिक्ट टू दिस कैस्केड कि मैंने उस पेशेंट को एज नीडेड लो डोज ICS एंड फॉर्मेट्रोल देना है, ठीक हो गया। और जूं वो 4 सिम्टम्स जो हमने पूछे थे, क्या पूछे थे कि डे टाइम एक्टिविटी में कितनी दफ़ा यूज़ करना पड़ा इस पेशेंट को, नॉक्टर्नल कितनी दफ़ा उठा, बीटा-2 एगोनिस्ट कितना उसने यूज़ किया, उसके मुताबिक अगर वो अनकंट्रोल है तो मैं स्टेप अप कर रहा हूँ, अगर वो पार्टली कंट्रोल है तो मैं स्टेप अप कर रहा हूँ, अगर वो वेल कंट्रोल है तो मैं क्या कर रहा हूँ। आई डिवाइड द एस्थमा मैनेजमेंट लाइक वी ट्रीट कैंसरस पेशेंट। दिस इज़ माई ओन मॉडिफिकेशन। फर्स्ट इज इंडक्शन, प्रॉपर मैनेज करें 4 वीक्स। अगर वो वेल कंट्रोल या वेल कंट्रोल है, मेंटेनेंस अनदर 4 वीक्स। उसके बाद आप रिमिशन करें। फिर देन यू पीपल विल आस्क कि सर आपने कभी रिमिशन की? तो इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर, सर मैं नहीं सोचता। इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर विद दिस ड्राई विंटर, कैसे? हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उसको एक ट्रिगर होगा, वो दोबारा एक्सेसबिट करेगा, तो मेरे लिहाज से जब वो वेल कंट्रोल हो जाता है तो मैं वहीं पे उसको स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप आगे जा रहे हैं, ये स्टेप उसके पार्टली या अनकंट्रोल होने पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो रहे हैं, और ये 4 वीक्स के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें ICS एडअप करें। सर ये वो है टॉपिक जो मैं इंशाल्लाह ताला फ्री होते हैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि फिनोटाइप असेसमेंट, ये यहाँ पे लिखी हुई थी, रेफर फॉर फिनोटाइप असेसमेंट प्लस माइनस ट्यूट्रोपियम, NTIG, जुलेर, फलां फलां फलां। फिनोटाइप है क्या चीज़, क्या है? ये नहीं ना सर, ये तो ब्रेकिंग नहीं करनी अभी हमने ना है सर। ये आपको हमने अभी थर्स्टी रखना है, ये हमने इसके बाद फारूक होके करेंगे। इजी टू मेमोराइज है, लेकिन अभी नहीं सर, ठीक है इंशाल्लाह ताला। सो ये कैस्केड हम सबको याद हो चुका है कि जहाँ पेशेंट अनकंट्रोल पार्टली कंट्रोल होगा तो हम अगले स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करेंगे, एंड देन अगले स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जहाँ पे वो वेल कंट्रोल रहेगा 4 वीक्स के बाद हम उसको स्टेप डाउन शुरू करेंगे, ठीक हो गया। हाई डोज, मीडियम डोज टेबल हमें पता होना चाहिए। एक ज़माने में आप लोग भी ICS को सेपरेट ऐड किया करते थे, है ना। एक प्रैक्टिस जो हमने छोड़ दी वो मैं समझता हूँ ये हमारी प्रैक्टिस थी। हमने बिल्कुल भी कभी भी एस्थमेटिक पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉयड को हाई करने की कोशिश नहीं की। हम यूजुअली एड ऑन थेरेपी पे जाते थे। अब आप किसी पेशेंट को अगर मैनेज कर लेते हैं तो आप टेक्निकली फॉलोअप उसका 1 to 3 मंथ्स के बाद करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में 4 to 6 वीक के बाद, क्योंकि इसमें एक्सेसबेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, और अगर कोई एक्सेसबेट कर जाए तो उसको विद इन अ वीक आपने बुलाना है। अब किसी को स्टेप अप करते हैं तो वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं सस्टेन स्टेप अप, 1 इज़ शॉर्ट टर्म स्टेप अप, और 1 इज़ डे टू डे। सस्टेन स्टेप अप इसको मैंने ऐसे ही डिवाइड किया हुआ जैसे अनकंट्रोल्ड पेशेंट। अनकंट्रोल्ड पेशेंट में सस्टेन स्टेप अप की ज़रूरत है। जो पार्टली कंट्रोल है वो 1 to 2 वीक्स, और उसमें यूजुअली वायरल इन्फेक्शन रीज़न होती है। और जो डे टू डे है उसमें आप इसी इन्हेलर को ICS एंड फॉर्मेट्रोल को आप एक दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा पेशेंट होगा कि पेशेंट आया है और वो ऐसी जगह चला गया जहाँ परफ्यूम था। एक पेशेंट आया वो ऐसे कमरे में चला गया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो वो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन हो गया, उसने ये इन्हेलर ले लिया 2 दिन के लिए और वो ठीक हो गया।
एम क्या होता है जब भी मैं एस्थमा की मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ, आई वांट दैट पेशेंट शुड बी ऑन लोएस्ट डोज एंड दे शुड बी, बिकॉज हम साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। स्टेप डाउन कब करना है? जब पेशेंट वेल कंट्रोल हो फॉर मोर देन 3 months, ठीक हो गया। एंड दे शुड बी नो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशेंट शुड नॉट बी प्रेगनेंट एंड दे शुड नॉट बी एनी ट्रैवलिंग। दिस इज़ अ अलार्मिंग वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, because by definition we have labeled this asthma is chronic inflammation, so ICS should have to be continued. अच्छा, अवॉइडेंस ऑफ टोबैको, फिजिकल एक्टिविटी को इनक्रेज करना है, ऑक्यूपेशन आपने इसका ज़रूर असेस करना है, मेडिसिन को अवॉइड करना है लाइक NSAID, लाइक बीटा ब्लॉकर, और ब्रीदिंग टेक्निक बतानी है। एनसिड का आपको कोई एक्सपीरियंस है कि जब आप देते हैं इस तरह कोई भी एनसिड हो, जिस तरह डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है, सोडियम है, निम्फोलाइट है, इस तरह की एक्सेसरेशन देखी है आपने अस्थमा में? बताता हूँ। एस्प्रिन से हो सकता गुड क्वेश्चन सर। हाँ, तो मतलब कि आपने खुद अपने आप ना जान के मुझे इंस्टिगेट करें कि मैं फिनोटाइप पे हूँ, लेकिन मैंने नहीं आना। मैं आपको समझाता हूँ सर। मेरा मानना ये है, माई बिलीव इज़ कि ये जो ग्रुप होता है ये एक सेपरेट फिनोटाइप है। नॉट एवरी एस्थमेटिक पेशेंट विल बिहेव लाइक दिस। जैसे हम बात करें, जैसे सर ने बात की, उसको कहते हैं एस्प्रिन इंड्यूस एस्थमा। सर अब ये पेशेंट होते हैं जिनमें कॉन्कोमिटेंटली उसके एस्थमा भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जिसमें हमें देना ही पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और साथ उसके एस्थमा भी है तो हाउ वी कैन सर आज तक, अब मेरा ओवरलैप क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंड्यूस लंग इंजरी या ILD की डिजीज़ के साथ, आई एम नेवर स्टक इन दिस पेशेंट एट ऑल। सो ये जो एंटिटी, ये पेशेंट आपको मिलेगा, उसको नेजल पॉलिप होगा, उसको आप एस्प्रिन देंगे, उसका एस्थमा ऐसे ट्रिगर करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। एस्प्रिन को साइड पे कर दें, बाकी NSAID से भी उसका ट्रिगर करेगा। नहीं, लेकिन वो भी कर सकेगा उन्हीं फिनोटाइप में जो कि ड्रग ट्रिगर, हाँ जी करेगा सर। वो अगर पेशेंट मिलेगा तो वो सबसे कर रहा होगा। मुझे ऐसा पेशेंट मिला जिसने आई का ऑपरेशन कराया, उस ड्रग से हुआ। वेरी रेयरली आई कम अक्रॉस। उसका एस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको पूछा तो उसने अभी आई की सर्जरी करी, टाइमोलॉल उसने यूज़ की, आई ड्रॉप्स नहीं, आई ड्रॉप्स डाले, बीटा ब्लॉकर, हाँ बीटा ब्लॉकर पिछले कोई 2-3 महीने के बाद नहीं, लेकिन उससे नहीं ज़्यादा इफेक्ट होता। ठीक है। सो मेरा मानना ये कि ये फिनोटाइप है जो अगर उससे एक्सपोज होगी तो ये रिस्पॉन्स करेगी, नॉट एवरी एस्थमेटिक पेशेंट। सो हम कहते हैं कि दीज ऑल एलर्जन शुड बी अवॉइडेड। ठीक, पेट्स भी हैं इसमें जी, बिल्कुल सही आपने देखा। इसमें ये भी है जी, बड़ा सा हमारे लाहौर का जो पेट है, ये भी तो पेट है हमारा। ठीक है, इसको कोई पेट नहीं कहता। ठीक है। हाँ, इसकी नस्लें हमारा वेट कर रही है। अच्छा जी, इसके बाद कोल्ड एयर देखें जी आप, स्मोक अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को खा जाएंगे, एक्सरसाइज मूड ही नहीं हमारा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुछ इन्हीं चीज़ों में से हम मॉडिफिकेशन कर लेना, बिलीव मी, तो यू पीपल विल बी वेरी रिलैक्स। माई रिकमेंडेशन फॉर एवरी वन इज़ दिस एक्टिविटी। यू नो लाजमन देखिए, एक्सरसाइज हमने नहीं कर रहे ना, कहाँ करते हैं मैडम, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम नहीं करते। बिल्कुल, हम जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या मोटर बाइक, पैदल चले जाएं अगर किसी जगह, हाँ जी सर, छोटे-मोटे कामों के लिए, बिल्कुल हमें जानी चाहिए। और हाँ, इस स्मोक में, हाँ हाँ, पीछे से गाड़ी मार जाएगा, जेगे रहे, हाँ मोबाइल छीन एक सही कह रहे हैं सर। सर तो ये साइकिल ले लें, ये घर में जो पड़े है ना, क्या ख्याल है? ये नहीं मुश्किल सर। आपने सोशल मीडिया पे तो बैठना है ना, आधा घंटा पौना घंटा, तो इस पे बैठ के काम किया जा सकता है। सो वी हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी। सर एक्सरसाइज इंक्रीज योर इम्यूनिटी, गिव यू कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव योर स्लीप, रिड्यूस योर स्ट्रेस। सो ये एक पूरी एक साइंस है जिसको मैं समझता हूँ कि हम इस पे नहीं करते, हमें करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वॉक तो मैडम ठीक है आप करें। हम अगर किसी, अब हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं ना, आप क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं वॉक करती हूँ, एज कितनी, 25 साल, उसको रनिंग करनी चाहिए। जिसको रनिंग करनी चाहिए वो वॉक कर रहा है, जिसको वॉक करनी चाहिए वो देख रहा है कि दूसरा कैसे वॉक कर रहा है घर बैठ के। सर ये ऐसी है। अब आपका क्या ख्याल है? तो आपका ख्याल है कि ये बेहतर होना है सर? अब आप ओपन इन इलाकों की बात न करें, अब इस साइड पे अगर शिमाल, सर इधर भी ओपन नहीं रहा। मैं जब से उस वाले लाहौर गया हूँ वहाँ पे भी हालात बड़े अजीब से हैं। वहाँ पे हमने दरिया रावी बीच में से गुजारा हुआ, जिसको नाला कहते हैं बड़ा सा। अच्छा चले सर, हमारा बेसिकली जो है ना, पेशेंट को मैं ये समझता हूँ जो चीज़ जिस पे बार बार हमें फोकस करना चाहिए ना, कि उसको इनहेलर टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी है, और एडेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट बेहतर हो गया, मेडिसिन छोड़ दी है, एस्थमा एक्शन प्लान
unutilized entity in pulmonology, and this is recommended by WHO to be utilized if you don't have the available. No other chapter. So हमने पिछले चैप्टर में कंसेंसस किया कि जो एस्थमा है ये रिवर्सिबल है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, हमने ICS देना है, 4 वीक्स के बाद उसको रीवैल्यूएट करना है. क्विटिंग स्मोकिंग, इस पे भी बड़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद क्विट करनी है. जब किसी पेशेंट को बताते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी सब तो ज़्यादा पींदे हो, बहुत से राउंड करने जाएँ हाउस जॉब के वजह हाउस जॉब तो मैं बात नहीं करूँगा, किसी भी डॉक्टर के कमरे में जाएँ तो स्मेल आया ज़बरदस्त, बाहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा इंडोर एयर क्वालिटी बराबर की हुई हमने. सो इसको छोड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं. छोड़ने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो छोड़ेंगे. वैक्सीनेशन देखें सर, इसमें एक वैक्सीनेशन अभी ऐड की है, दैट इज़ RSV. इसकी भी वैक्सीनेशन ऐड कर देगी. हम लोग अपनी कम्युनिटी को ये 2 नहीं करवा पा रहे, तीसरी तो ज़बरदस्ती करवा दी उन लोगों ने जिन्होंने दी. नहीं सर, कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं महंगे से एग्री नहीं करता. नमूनिया की 5 साल बाद आपने करानी है सर, 5 साल में इतना तो हम बर्गर खा जाते हैं. हाँ, एक दफ़ा ही काफ़ी है. सर ये जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आ रही है तो उसकी एक स्ट्रेन के लिए ना, जो बाकी की स्ट्रेन 4 स्ट्रेन है, टेट्रावेलेंट लिखा है ऊपर. हाँ ये बात मैं एग्री करता हूँ, ये एग्री करता हूँ. अवेलेबिलिटी सर कितनी है आपको, आप पाकिस्तान में लाहौर के लिए 2 लाख देंगे, कितनी पॉपुलेशन है हमारी, तो 2 लाख आप तो वैसे ही वो हैं जिनको मिल ही नहीं. हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही. हर साल लास्ट ईयर भी हमारे बहुत से पेशेंट नहीं लगवा सके, इस साल भी नहीं लगा सके. अभी कल मेरे पास सिरोफी वाले बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी अब फरवरी में हम दोबारा ला रहे हैं. हाँ को उस वक्त तक ऑटोम्यून हो जाएंगे. ये आई थी इनकी वैक्सीग्रिप आई थी, वो उसको ब्लैक कॉस्ट में बेचे, बस अनफॉर्चुनेटली. नहीं सर हम लोग उस टाइम पे रहते हैं जिस टाइम पे ना मीडिया बहुत एक्टिव है. जब मेरे ख्याल में आप लोग पोलियो के टाइम पे अगर सोशल मीडिया चल रहा होता ना, जब स्टार्ट थी, तो यही बातें हो रही होती जो आज हो रही. कोविड के मतलब जहाँ तक तलक है, अभी भी फाइजर वालों की उन्होंने मेरा ख्याल कोई अमेरिका में केस हुआ है कि वो ILD कास्ट कर रही है या इसका सर 50,000 आई रिमेन फोकल पर्सन कोविड-19. हाँ है ना. और गुजारिश है जी सर, उस तरह इफेक्टिवनेस नहीं हमने देखी जिस तरह एंजरेक्स की फॉर हेपेटाइटिस बी है या दूसरी वैक्सीनेशन है. इसका क्या रीजन है? यानी आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स डॉक्टर्स ये काट भी हो जाता है. अच्छा बताएं, पूछो. अच्छा बिल्कुल सर, उनको जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई उन्हीं को ही चाहे माइल्ड हुआ और कुछ. अच्छा सर, ये मेरे ख्याल में इस डिबेट को लेट दिस डिबेट मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझा. 50,000 वैक्सीनेशन हमने लगाई है, फॉलोअप किया है, ठीक है. और फिर आपको पता है बीइंग अ फोकल पर्सन कोविड-19 बहुत से एडवेंचर हमने किए हैं ना सर. जिनको वैक्सीनेशन लगी उनमें बिलीव मीन डेथ बहुत कम देखी हमने, इसमें कोई 2 राय नहीं थी. अच्छा कुछ हमें ये रिजर्वेशन रही शुरू में कि वो चाइनीज़ वैक्सीनेशन है, वो कैसा है. अच्छा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, स्टडी हमारी प्रोसेस है, उसमें ये रहा कि उनकी एंटीबॉडी डेवलपमेंट स्लो ज़रूर थी, परसिस्टेंस ज़्यादा थी. ये ज़हन में रख लें, ठीक है. तो ये जो आपकी रिजर्वेशन है वो इस वजह से है कि ये अर्ली मार्केट कर दी गई ना, है ना सर. लेकिन ये कोई ऐसी इन्वेंशन तो नहीं थी. क्या पहली दफ़ा ये वैक्सीन बनी? जब पहली दफ़ा काम होता है ना सर, उसमें टाइम लगता है. हमें जो थोड़ा सा चीज़ें तंग कर रही हैं कि इतनी क्विकली कैसे हुआ, तो उसमें ये है कि हम लोग तो लेट थिंकर हैं ना. जो दूसरी नेशन बैठी जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने जब पहली दफ़ा H1N1 का पेंडेमिक आया, उस वक्त उन्होंने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट करके कुछ छोटी मोटी भी पेंडेमिक होती थी तो उस पर रिसर्च करते थे. उन्होंने तो रिसर्च शुरू कर दी थी ना, हमने नहीं की, हम लेट रहे. तो वो मेंटली भी, मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो थी इसको किसी हद तक. जो कोविड की जो नई रिसर्च आई है जिसमें वो कह रहे हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का बहुत ज़्यादा चांसेस थे और जो लोगों में डेथ हुई है वैक्सीन लगवाने की वजह से, इसके बाद इन्होंने इसको बंद किया है ना. किसको? कोविड की वैक्सीन. नो दैट वाज ओनली विद नहीं आई हुई है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. नहीं वो रिसर्च बेटा इस तरह की आती हैं और चली जाती हैं. इसमें कोई मैंने कहा जब आपने 50,000 लगाई हो, अच्छा सैंपल साइज है, तो फिर ठीक है मान लें. इसमें एक और फायदा हुआ कि उसके बाद में जितने भी पेशेंट्स आए वो माइल्ड. हाँ बिल्कुल सर, ये मैंने कहा वी हैव नेवर सीन दैट. बड़ा फायदा ये 100% मेरे कहा में सर हमने खुद ये विटनेस किया. जो 3rd 4th वेव में जो हमारे पेशेंट थे, 3rd वेव में वो जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई वो माइल्ड, अगर वो क्रिटिकल भी थे तो रिवर्सल उनमें आसान था. ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन. सर हमें वैसे ही अल्लाह ने इम्यून कर दिया. आपको अच्छा हमने कौन सा ऐसा काम किया कि हमने कोविड से, नहीं बात
अब आपने ऐसे ना सारी बातें ना करो। देखिए कुछ किस्मत सारी चंगी सी, हमारी पॉपुलेशन अबव 60% जो 60 है ना वो 2 to 4% है, पहले आपको मैं बात बताऊँ। और कुछ हम इतने जहरीले हैं कि कोविड हमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक, आप मुझे बताएं कि लिटरली हम लोग जो हैं कोई हमने उसको समझा दोस्तों के बाद कुछ उसको सर लोग समझते शायद इतना वैक्सीन कराने से कई साल तक रहेगी, ये नहीं उसमें लिखा। अच्छा सर मेरी बात सुने ना, मैं तो समझता नहीं कि वैक्सीनेशन हमें नेचुरल इम्यूनिटी ने ज़्यादा बचा लिया। हाँ, वो ज़्यादा नेचुरल ठीक है, इम्यूनिटी। तो ना हमें ना छेड़े ना। पाकिस्तान का कंट्रोल सबसे बेहतर था वर्ल्ड हाँ जी, विटामिन सी ने बहुत ज़्यादा बचाया। विटामिन सी ने बचाया नहीं कि, लेकिन हमने यूज़ बड़ी की। हाँ जी बिल्कुल, चले जी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर जो रहा दैट रिमेन्स द की इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये सर वो एक ऐसा चीज़ थी जिसको मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। जब हमने बात की थी हमने एक टेबल बनाया और हमने कहा कि उन्होंने CD को मर्ज करके E कर दिया और AB को सेपरेट कर दिया। तो इस C और D ग्रुप में जो डिफरेंस आता था ना सर, वो आता था ICS एडिशन का। ठीक हो गया? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वाई नॉट के ICS एडिशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिज़ाइन कर दिया जाए। इन पेशेंट विद COPD they strongly favor the use of ICS if ये उनमें मौजूद हो history of hospitalization for exacerbation of COPD, 2 or more exacerbation, eosinophil count more than 300 or patient is having asthma along with that. Easy? तो bronchodilation is your main key, but ये अगर आ गया तो आपने उसमें ICS ऐड कर दिया और लकीली हमारे पास ट्रिपल थेरेपी अवेलेबल है, सो हम उसको दे दें। हाँ यस। अगेंस्ट यूज़ क्या है कि अगर किसी का इओसिनोफिल काउंट 100 से नीचे आ गया या वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है या रिकरेंट निमोनियाज उसमें हो रहे हैं तो फिर हमने ICS विद केयर या नहीं देना। अच्छा कैलकुलेशन बता देंगे वो कैसे, वो वाइट सेल से कैसे? हाँ जी एब्सोल्यूट सर, आप लिखते हैं उसको एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट एंड दे विल कैलकुलेट। कैलकुलेशन के लिए हमें सर पीछे बैठे हुए हैं वैसे सर हम लिख देते हैं कि हमें एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, लकीली इफ़ यू फाइंड एनी पेशेंट, ये जो एंटीट्यूसिव है इनका रोल C से इंक्रीज करके अब B कर दिया गया, मे बी गिवन। वेजोडाइलेटर का कोई रोल नहीं। रिहेबिलिटेशन अंडर एस्टिमेटेड एरिया। In future, I think if somebody want to invest on any component, that should be pulmonary rehabilitation. सर्जिकली भी ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है। हमने कभी इसको ऑफ़र नहीं किया, लेकिन बाहर के ममालिक में इसमें वॉल्व को कॉइलिंग की जाती है, 1 वे वॉल्व डाला जाता है, बुलेक्टमी की जाती है, ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। इसकी भी मैनेजमेंट अगर हम गोल देखें तो गोल हमारा इसका भी यही है पेशेंट का कि वी वांट कि उसकी सिम्टम रिड्यूस हो जाएं, वी वांट कि उसकी एक्सेसिबिशन कम हो जाए, यही हमारा गोल है। ये उसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स। सो आप देखिए कि दोनों अगर मैं गाइडलाइन आपको दिखाता हूँ, चाहे वो एस्थमा है चाहे COPD, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन? दिस इज़ ऑल क्लिनिकल बेस्ड रिकमेंडेशन। अदर देन देखिए जब आपने COPD पेशेंट को CBC में इओसिनोफिल काउंट कराना है जो कि कॉस्टली नहीं है, आप वो भी करवा सकते हैं। तो जो ग्रुप A का पेशेंट है उसको हमने सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर देना है। ग्रुप B का पेशेंट है, ये वो पेशेंट है जिसका डिस्निया बढ़ गया था, हमने बताया ना, उसको हमने कंबाइन कर देना है। अगर वही पेशेंट में इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा आ जाते हैं या वो एक्सेसरबेट कर रहा है बार बार, तो मैंने ICS ऐड कर देना। सिंपल स्ट्रेटजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट स्ट्रेटजी एंड यू पीपल कैन प्रैक्टिस दिस स्ट्रेटजी वेरी वेल। एक कंसेप्ट चेंज हुआ कि क्या पेशेंट को हम एक ही मैनेजमेंट लाइन देंगे, क्या उसको डी एस्केलेट कर सकते हैं? तो लिखा तो है यस यू कैन डी एस्केलेट, टाइम लाइन नहीं लिखी हुई। तो मैं टाइम लाइन वही फॉलो करता हूँ जो एस्थमा की फॉलो करता हूँ कि 3 मंथ्स के बाद डी एस्केलेट करूँगा। वो कहते हैं कि यू कैन डिवाइड दीज पेशेंट इंटू 2 कैटेगरी 2। 1 पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेकेंड पेशेंट विद रिकरेंट एक्सेसिबिशन। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट है उसमें लाबा और लामा से शुरू करना है और उनको कंबाइन किया जा सकता है। क्लियर? और अगर वो फिर भी बेहतर नहीं हो रहे तो प्लीज़ ये भी काम करें, इनहेलर स्विच कर दें, एस्केलेट करके देखें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करके देखें। पेशेंट ओबीस था, पेशेंट को GERD था, पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस था, और अदर काज को ज़रूर रूल आउट करें। अगर एक्सेसिबिशन पेशेंट है तो इओसिनोफिल काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, उसको करवाएं। अगर वो लेस देन है तो कॉम्बिनेशन दें, अगर वो 300 से ज़्यादा तो ICS दें। These 2 drugs have a very important role. We have used this drug but discard because of gastric
गैस्ट्राइटिस जो कि इसके साथ था, लेकिन दिस इज़ अ गुड ड्रग जो कि रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, क्या डोज देते सर ये BD डोज में होती थी, मैंने दी है। हैं? देते हैं। ये हम 3 मंथ्स तो मिनिमम देते थे, लेकिन गैस्ट्राइटिस बहुत तंग किया इस ड्रग। नहीं, इससे azithromycin। अजिथ्रोमाइसिन नहीं, 1 ईयर। अजिथ्रोमाइसिन 1 ईयर सर, मिनिमम ट्रायल ऑफ 1 ईयर। हाँ जी, क्या डोज? इसकी 250 आपने देनी है तो डेली देनी है, 500 देनी है तो अल्टरनेट डे पे देनी है। दोनों डोजेज हैं इसकी, और 1 ईयर तक 1 ईयर देनी है। Azithromycin। अजिथ्रोमाइसिन, साइड इफेक्ट्स नहीं। ऑटोटॉक्सिसिटी बिल्कुल हुआ, यही ट्रायल आया NEGM में। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है, लेकिन आपको पता है कि जो ये साइड इफेक्ट था ना ऑटो वाला, इससे इसको फिर लिखा गया, एडुकेट नहीं किया गया, लेकिन ये लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी काज करती है। हाँ, एजिथ्रोमाइसिन का इसका 1 साल आपने दी तो हाँ जी। सर इसका कोविड में ये माइनोग्लाइकोसाइड का तो देखिए बहुत यूज की मैं बताता हूँ उसकी। देखिए इसका एक इसका यूज़ ऐसा है जिसको हम ना चाहते हुए भी कर रहे हैं अभी तक। देखिए इधर भी तो लिखा ना इन्होंने, क्यों इसकी ये ड्रग एक और काम करती है, इसको कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर। ये जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर पर्पस है ना, ये हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एवियरी डिजीज़ में यूज़ करें। ये बार बार क्यों इन होती है, इसी फंक्शन की वजह से इन होती है। और क्यों नहीं क्लेरिथ्रोमाइसिन क्यों नहीं होती, ये ज़रा सोचें, है ना। हाँ लेकिन इम्यूनो मॉड्यूलेटर फंक्शन जो था ना, उसने शायद हेल्प की, लेकिन कोविड में आई थिंक जो ज़्यादा बेनिफिट लोगों को हुआ ना हमारी पॉपुलेशन में, वो उसकी एज का बेनिफिट था। एज का, मुसलमान होने का, हाइजीन बेहतर होने का। हम हलाल खाने खाते हैं सर, आप जिनसे बात करें वो तो पिग खा के बड़े हुए हैं। हाँ 5 दफ़ा, और उस ज़माने में तो सर लोगों ने तहज्जुद शुरू कर लिया, ठीक है, तो 6 नमाज़ें ऐसी पढ़ी हैं, तो हाथ हमारे अमल साफ रहते। तो ये है कि ये जो पर्सनल हाइजीन और एक रिलीजन भी है ना। देखिए एक किसी, मैं आपको बताऊं, मैंने कोविड में उन मरीज़ों को बड़ा जल्दी रिकवर होते देखा, क्योंकि मैं तो ICU देख रहा था ना। जिस मरीज़ को ये यकीन हो जाने कि अल्लाह उसको बचाएगा, और मैंने देखा ऐसा कि यार मैंने बेहतर होना है सर, वो 48 घंटे में उठ के बैठता था। जिस मरीज़ का गुमान उसको कहता था ना कि यार तू नहीं बचना, वो आता भी 1 लीटर पे था और जाती उसकी मैयत थी। ये मैंने बड़ा स्ट्रांगली देखा। तो लकीली वी आर मुस्लिम, तो मुसलमान होने का बहुत फ़ायदा है, और अल्लाह हमें याद भी आता है, उस पर अल्लाह रिस्पॉन्स भी सानू दे देता है। ये भी मैं तुम दसा, मैंने हिसाब देखा अपने। हाँ, और वो वाकई हमें रिस्पॉन्स मैंने सर बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कोविड तो मतलब के साथ, तो मैंने खिलवाड़ भी बड़ा किया, ठीक है। सो अगर हम इसको इन समरी देखें दोनों को, मैं क्विकली विद इन 1-2 मिनट्स ख़त्म करूँगा। तो एस्थमा को हमने बताया कि इट्स अ डिजीज़ विच हैज़ अ वेरिएबल सिम्टम्स एंड वी कैन डायग्नोज दिस विद स्पायरोमेट्री एंड रिवर्सिबिलिटी। इन्फ्लेमेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी विच इज़ ICS इज़ अ मैंडेटरी ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट। जहाँ तक रही बात COPD की, तो दोनों में डिफरेंस है। COPD इज़ अ परसिस्टेंट डिजीज़ विद फिक्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, स्पायरोमेट्री इज़ डायग्नोस्टिक जो कि परसिस्टेंस हमें दिखाएगी। और उसके बाद इस पेशेंट को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, 1 इज़ विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, 2nd इज़ विद एक्सेसिबेशन। लाबा लामा से शुरू करेंगे, एडिशन करेंगे, एंड देन अगर एक्सेसिबेशन ज़्यादा हो जाए तो हम CBC विद इओसिनोफिल काउंट करवा के, अगर वो 300 से ज़्यादा है तो ICS ऐड करेंगे, और उसके बाद उस पेशेंट को फॉलोअप रखेंगे। दोनों पेशेंट में जो रिस्क फैक्टर हैं लाइक स्मोकिंग एंड preventive medicine like vaccination is mandatory, and thank you so much for this patient list. अगर सर एस्थमेटिक पेशेंट का एक क्वेश्चन